कैसे हैं आप सब? एकदम फर्स्ट क्लास होंगे, मुझे पता है। हर बार की तरह आप मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, है ना? क्योंकि फिर सारा कुछ बोलते हैं ना, फ्यूचर उसी पे टिका हुआ है। सो हार्ड वर्क करते रहें, हार्ड वर्क के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्मार्ट वर्क करते रहें। पढ़ाई को भी स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका यही है कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तब एक साथ बैठ के 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है हर दिन पढ़ते रहो। चीजें दिमाग में रहेंगी क्योंकि सर कुछ ना कुछ लॉजिक देते हैं, दिमाग में रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक देते हैं। एक महीने बाद पढ़ोगे तो थोड़ा ना याद आएगा। हर दिन रिवाइज करिए, एटलीस्ट 10 मिनट लगते हैं बस। जो मैंने पढ़ाया हर दिन उसको देखने में 10 मिनट लगते हैं बस। ठीक, पढ़ाते समय मैं वैसे भी 2-3 बार आपसे बोल देता हूँ। फिर आप एक बार उसी दिन सेम डे रिवाइज कर लीजिए, सोने से पहले, अगले दिन क्लास के पहले फिर रिवाइज कर लीजिए। तो बस बहुत है, याद रहेगा अपने आप, है ना? फिर स्कूल में टेस्ट होते रहते हैं, क्लास में टेस्ट होते रहते हैं, एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वैसे भी ये फ्लो में आ जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप ये करते रहें, है ना? स्टार्ट करें। चलिए, एक लंबी सांस ले लीजिए। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, ऑब्वियसली हम लोग ने आज क्लास कहाँ से स्टार्ट की है? ऑब्वियसली पहले भी असाइन था, आपको पता था। आज हम लोग को पढ़ना है स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर 7 टाइप्स के होते हैं, आपने सुने होंगे हार्डली 5। उनमें भी मोस्टली कौन सा सुनने में आता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग खुद पढ़ेंगे क्लास 12th में। सॉलिड स्टेट के बारे में फिजिक्स क्या करती है? क्लास 11th एंड क्लास 12th में फिजिक्स पूरा पूरा बात ही करती है लिक्विड को लेके। आप फिजिक्स में देखिए, मोस्ट ऑफ द चैप्टर लिक्विड से रिलेटेड ही होंगे। और ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैस की बात है, वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्लास 11th में। देखिए, मैं आपको तीनों का आइडिया दे दिया। लिक्विड के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते रहते हो, क्लास 11th में भी पढ़ोगे, क्लास 12th में भी पढ़ोगे। सॉलिड स्टेट क्लास 12th में चैप्टर है, पढ़ना है हमें। और 11th में जो तीसरा स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैस स्टेट, उसके बारे में हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं। तो हो सकता है आपकी बुक में लिखा हुआ चैप्टर का नाम हो स्टडी ऑफ द गैस। तो एक ही बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर वाला हिस्सा, स्टडी ऑफ द गैस, मतलब गैस से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है आपकी बुक में, हम लोग वही बात कर रहे हैं। मैं ये बात बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये चैप्टर सीबीएसई में अलग नाम से मिलेगा और आईएससी में अलग नाम से। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। सीबीएसई में अलग मिलेगा, आईएससी में अलग मिलेगा, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में अलग नाम से ये मिलेगा। सो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि चैप्टर वही है, सो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर एक लंबी सांस ले लीजिए, स्टार्ट करते कहानी को। देखिए, अगर मैं बात करूं कि गैसेस स्टेट, तो सबसे पहले बात आती है कि सर गैस आ गया वर्ड, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो गैसेस को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो हम बोलते हैं दो तरीके से गैसेस को। एक को बोलते हैं आइडियल गैसेस, जो आइडियल बिहेवियर दिखाती हैं। और दूसरी गैसेस क्या होती है? रियल गैसेस, जो रियल बिहेवियर दिखाती हैं। है ना? अब दिमाग में आपको आया होगा आइडियल बिहेवियर क्या होगा, रियल बिहेवियर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? कहता है जो आइडियल गैसेस होती है ना, उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ द आइडियल गैस की, क्या होती है? 0। देखो, काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस की होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम। आपने सुना होगा गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, भागते रहते हैं, बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इन तीनों सॉलिड स्टेट? अब मैटर में अगर मैं बात करूं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तो गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्स होती है। लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? आइडियल गैसेस की क्या होती है? 0। है ना? और आपको लग रहा होगा आइडियल गैस, तो कह रहा है वैसे माना जाता है। जैसे हम जितने भी गैस लॉ इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, हम बोलेंगे कि वो आइडियल गैस फॉलो करते हैं, आइडियल गैस फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसी कोई गैस होती नहीं ना। लिखा भी देखो, इट इज अ हाइपोथेटिकल गैस वेयर नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल। इसीलिए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इतना है सारा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? फोर्स तो है ही नहीं। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ गैसेस हैं जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में आइडियल बिहेवियर शो करने लगते हैं। ये जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बातें आपके सामने आएंगी। फिलहाल जान लीजिए, आइडियल बिहेवियर जो दिखाए वो आइडियल गैस, रियल बिहेवियर जो दिखाए वो रियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या? जिनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? निग्लेजिबल हो। क्या हो? निग्लेजिबल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हो। ठीक, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स निग्लेजिबल का मतलब क्या होता है? वही जो यहाँ लिखा है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? 0। सारी एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, इसलिए वो भाग रहा है बस। है ना?
समझ में आया? और भी आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे हम आइडियल के बारे में। मैं अभी आपको सारा कुछ इम्पोज थोप नहीं रहा हूँ आपके ऊपर, मैं एक एक करके कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, बस आपको प्यार से सुनते रहना है। तो अगर मैं गैस को क्लासिफाई करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लासिफाई कर देता हूं आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस बोले तो विच शोज आइडियल बिहेवियर, रियल गैस बोले तो जो रियल बिहेवियर दिखाए उसको हम रियल गैस बोलेंगे। फिलहाल इस पूरे चैप्टर में मोस्ट ऑफ द हिस्सा बात होगी आइडियल गैसेस के बारे में। जब इनके बारे में कहानी खत्म होगी तो लास्ट में हम थोड़ा सा रियल गैसेस के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्लासिफिकेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइडियल गैसेस को लेके, आइडियल बिहेवियर क्या है उसको लेके। लेकिन एक ऐसा छोटा सा टॉपिक है जो आप अपनी बुक में देखेंगे, स्पेशली अगर मैं कहूँ सीबीएसई गाइड्स, तो आप नोटिस करोगे एनसीईआरटी बुक में कि यहाँ पे पहले थोड़ा डाइपोल इंटरेक्शन, वान डेर वाल फोर्स के बारे में आपके इस चैप्टर में थोड़ी बात हुई है, तब जाके बात हुई है गैसेस के बारे में। लेकिन एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग तो वहीं पे हम ये वान डेर वाल फोर्स के बारे में बात भी कर लेते हैं। लेकिन चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि अरे मेरे बुक में है, सबने तो देखा ही नहीं, ये बातें हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में की हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे एक छोटा इंट्रोडक्शन देते हुए तभी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गैस दिमाग में आपकी इमेज बन चुकी है। हम बात करने वाले पहले आइडियल गैस के बारे में जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं अनदर वर्ड, नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब यहीं से निकल के ये बात आएगी, नो इंटरेक्शन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निकल के आया। भाई मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है प्यारे बच्चों, उसको हम दो तरीके से समझने वाले हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। मतलब ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जहां पे जो इंटरेक्शन है उन दोनों में पोल्स है, पोल्स मतलब प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट आने वाला है। और नॉन पोलर मतलब जहां कोई प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मैं एग्जांपल दूंगा, सो डोंट वरी, अभी फोकस करो सुनने पे। तो कह रहा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में जो पोलर इंटरेक्शन है, पोलर मतलब चार्ज, जहां पे चार्ज इन्वॉल्व है उसका पहला टाइप क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मैं तुमसे कहूं कि HCl का ये एक मॉलिक्यूल है, HCl का ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा वो कौन से टाइप में आएगा? डाइपोल डाइपोल। क्यों? क्योंकि HCl में भी डाइपोल है भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन H से अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे यहां भी देखो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ध्यान से देखो, ये भी डाइपोल है भाई, इस मॉलिक्यूल में दो पोल है, ये भी डाइपोल है। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कि अच्छा अच्छा, एक जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल, वो है पोलर है, तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा देखिए लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसका मतलब समझो, कह रहा है एक तो है HCl, दूसरा क्या है? H2। तो आपने नोटिस किया सर, HCl में तो चलो हम समझ गए बात, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये है डाइपोल। लेकिन दूसरा क्या था? देखो H और H के बीच में नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक ही तो एटम है H और H, तो ये कैसा है? ये पोलर नहीं है। लेकिन हाँ, इस भाई साहब पोलर के साथ रहते रहते इनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। एक तो डाइपोल है और दूसरा क्या है? इंड्यूस डाइपोल। हाँ नहीं, इंड्यूस हो गया है, जनरेट हो गया है। जैसे होता नहीं, मम्मी पापा लोग बोलते हैं कि उस बच्चे के साथ मत रहो, गंदा बच्चा है, आप भी गंदे हो जाओगे, प्रॉपर्टीज आने लगती हैं, है ना? आप जैसे बच्चे के साथ रहते हो आप में भी वही प्रॉपर्टीज आने लगती है ना? केमिस्ट्री में तो यही बोलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा उसको वैसे ही पसंद भी आते हैं। ठीक, चलो, बायो में अपोजिट अट्रैक्ट, प्यार मोहब्बत में वो अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट है ना? जिंदगी सही चलने के लिए जो समझ है ना, सोच है, दोनों बराबर हो तो सही चलती है लाइफ। अभी बच्चे हो, मत फोकस करो इस बात पे, आगे बढ़ना अपने आप समझ में आ जाएगा, इसका कहीं कोर्स नहीं होता, अपने आप समझ जाओगे, डोंट वरी। फिलहाल इन बातों से रिलेट करो। देखो डाइपोल, अच्छा मतलब एक जगह पोल्स है, इंड्यूस डाइपोल मतलब था नहीं, इसके साथ रह के हो गया। तो एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और थर्ड क्या कह रहा है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ गए होगे आयन, अच्छा Cl माइनस और H2O। H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है, ऑब्वियसली O और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है ना?
तो ये कैसा हो गया पोलर, ये कैसा होगा, ये डाइपोल हो गया, ये कैसा हो गया आयन। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा प्यारे बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, समझना मेरी बात। फोर्थ जो टाइप है वो कह रहा है वो किस कैटेगरी में आता है, डिस नॉन पोलर, मतलब क्लियर हो गया, इनमें जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं उनमें किसी के पास कोई पोल्स वोल्स चार्ज वार्ज कुछ नहीं है। तो वही कह रहा है वेयर चार्ज आर नॉट इन्वॉल्व, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। मतलब यहाँ पे दोनों नॉन पोलर स्पीसीज हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। जैसे ये H2 का मॉलिक्यूल और H2 के मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, हेलो, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो सबसे पहले जो मैंने बात आपसे स्टार्ट की, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाम से लग रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में है, एटम के बीच में नहीं है। एटम के बीच वाले बॉन्ड तो आप जानते हो, आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट होता है, मेटालिक होता है। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक क्या होता है वांडर वॉल फोर्स, जिसके टाइप्स और उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक तरीके का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, एटॉमिक नहीं है, इंटर एटॉमिक नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स दो ही है समझ लीजिए, एक वांडर वॉल फोर्स जिसके अभी हमने टाइप्स क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स के थ्रू पढ़े, और एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इसी की वजह से अब ये क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओगे। कह रहा व्हाई वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स अनदर मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट क्यों करता है, क्यों अट्रैक्ट करता है। तो आपने नोटिस किया कि मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरेक्शन डेवलप हो सकता है, एक डाइपोल होगा तो दूसरे डाइपोल को खींचेगा, आयन होगा तब भी डाइपोल को खींचेगा, एक डाइपोल दूसरे नॉन पोलर में भी डाइपोल डेवलप कर देगा, इंड्यूस डाइपोल। दोनों नॉन पोलर है तब भी उनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, और ऑब्वियसली ये डिस्पर्जन सबसे वीक होगा। नॉन पोलर है तो ये बाकी के कंपेयर में क्या है, वीक है, लेकिन होगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, है ना। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे, अभी तो वैसे सीख भी लिया है। देखिए ये HF भाई HF, ये देखो प्लस ये माइनस, एक डाइपोल, दूसरा HF का मॉलिक्यूल प्लस माइनस दूसरा डाइपोल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ उसी को हमने क्या बोल दिया प्यारे बच्चों, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वैसे मैंने सबके ही एग्जांपल दे दिए हैं आपको, कोई टेंशन नहीं, आप सबको समझ रहे हो, डाइपोल डाइपोल भी समझ रहे होगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल भी समझ रहे होगे, आयन डाइपोल भी समझ रहे होगे, है ना, डिस्पर्जन या उसी को लंदन फोर्स बोलते हैं उसको भी समझ रहे होगे, है ना। तो मतलब ये टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को। तो आपने समझ लिया, जैसे डाइपोल डाइपोल आया तो आपको याद आ गया कि सर एक टर्म है तो डाइपोल्स के बीच में ही लगने वाला, उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। आपने केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ है, डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। इंटू मतलब मैंने लिखा चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी ना, चार्ज क्यू मतलब चार्ज और डी मतलब उनके बीच का डिस्टेंस, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डी। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, डाइपोल मोमेंट। और कह रहा देखो अगर किसी का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अरे मेरे को प्लस माइनस ज्यादा, आपके भी प्लस माइनस ज्यादा है, ज्यादा प्लस माइनस मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, है ना। अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, और उसी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। अभी जस्ट पढ़ के आए तो डोंट वरी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। भाई आपने क्या बोला, जितना ज्यादा म्यू होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है तो म्यू भी क्या हो गया, जीरो। तो म्यू होगा ही नहीं, इसका मतलब वो कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, वो नॉन पोलर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात को, वेरी गुड। आगे देखो, कह रहा when they came closer to each other surrounded by electrons clouds। अच्छा ये बता रहा है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में जनरेट कैसे हुआ। तो मैंने आपसे बोला नहीं था कि ये क्या है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये ए पे माइनस लगा हुआ है, या इस पे लगा देते हैं प्लस, इस पे क्या लगा देते हैं माइनस, या उल्टा कुछ भी कर सकते थे। और ये बगल में क्या कर दिया है, बगल में क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें क्या हुआ, जनरेट हो गया डाइपोलिसिटी। डाइपोल जो उसमें था उसमें जनरेट हुआ, इसके माइनस के कांटेक्ट में रहते 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 इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है,
कि अगर इन्होंने इसमें लिखा है इसको प्लस इसको माइनस, तो प्लस के पास रहते रहते ना इनके बीच में क्या डेवलप हो गया है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है ना भाई। जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। तो अगर मेरे पास प्लस है तो मैं माइनस को अपनी तरफ खींचूंगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अट्रैक्ट फील करेगा डाइपोल की तरफ, बस इसी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा, है ना। पोलैरिटी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ रहे हो आप। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था ऊपर भी, अभी फिर देखो एग्जांपल मैंने दिया, जैसे अमोनिया क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल, और C6H6 बेंजीन ये क्या है, नॉन पोलर। तो पोलर एक है मतलब डाइपोल, और एक क्या है, नॉन पोलर। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगी, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। तीसरा आयन डाइपोल, फिर वही कहानी, आपने अभी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको पहले से ही। आयन देखो ये Na प्लस या Cl माइनस, इसमें से कुछ भी ले लो, है ना। एक कोई आयन लेना, एक मॉलिक्यूल, डाइपोल देखो वाटर, मैंने Cl माइनस वाटर लिया था, आप Na प्लस भी वाटर ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो एक आयन और एक क्या है, डाइपोल, उनके बीच में जो इंटरेक्शन डेवलप होगा इंटरमॉलिक्यूलर, उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सिंपल है, ठीक है, आप समझ भी रहे होगे। ये देखो Na प्लस था, उसके जैसे मान लो आपने क्या किया, NaCl को डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो वाटर कैसे काम करता है, ऐसे तो काम करता है ना। ये Na प्लस था, सोचिए देखना, अब इसके इसके चारों तरफ आके क्या जुड़ गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अगर मैं एक आयन और एक डाइपोल को रिलेट करूं, Cl को छोड़ रहा हूं मैं समझाने के लिए, तो वाटर में क्या होगा भाई, H O फिर H, आप जानते हो H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और O पे पार्शियल नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, O पे नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ढेर सारे H2 के मॉलिक्यूल ऐसे ही आके इससे जुड़ जाएंगे। तो ऐसा जो इंटरेक्शन बना इंटरमॉलिक्यूलर, उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आयन डाइपोल। बेसिक सी बात है, आप समझ रहे होगे, है ना। कभी कभी आपको ये लगता होगा सर ये बहुत आसान है, तब भी आप इतना समझा रहे हो, वो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कि कोई ऐसा भी अगर कोई वीडियो देख रहा हो जिसको एकदम नहीं पता हो, तो वो भी ये बेसिक आइडिया समझ ले कि हाँ ये ऐसे ही तो होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। Cl माइनस एंड H2O सेम वही सही है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये माइनस था तो प्लस वाले आएंगे, H प्लस आएगा, वहां Na प्लस था तो माइनस वाला आके जुड़ा था, O जुड़ा था, तो ये तो बेसिक सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, सॉल्वेशन, वही सेम फंडा, जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वही वाली कहानी होगी, Cl के अराउंड H आके जुड़ जाएंगे, Na के अराउंड OO आके जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। वही लास्ट वाला क्या था, नॉन पोलर टाइप, जिसको आपने नाम दिया था डिस्पर्सन फोर्स, मैंने उसको अभी थोड़ी देर आगे जब बढ़े थे तो मैंने बताया था, उसी को हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्रिट्ज लंदन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको ढूंढा था, तो इसीलिए उसके उसमें इनको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, कह रहा है जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में, जैसे ये भी कैसा है नॉन पोलर, एग्जांपल में ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये भी कैसा है नॉन पोलर, दोनों आपस में रहेंगे, तब भी क्या करेंगे, इनके बीच में एक ऐसा समय आएगा कि थोड़ी ना थोड़ी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको एक सबसे वीकेस्ट टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसको हमने नाम क्या दिया, लंदन फोर्स। ठीक, हेलो, क्लियर, क्लियर हो गया चारों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, तो ये बताना चाह रहा है कि ये सब नॉन पोलर हैं। अरे केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ चुके भाई, पोलर जानते हो, नॉन पोलर जानते हो, अच्छा खासा जानते हो भाई, अच्छी खासी बात हुई है। तो मैं यहाँ आपका बेस कीमती समय व्यर्थ नहीं करूंगा, आप जानते हो पोलर नॉन पोलर वाला मैटर, ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि ऐसा टाइम होगा कि दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कभी ना कभी ऐसा डेवलप हो ही जाएगा। तो ये ऐसे बताना चाह रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं, आप जानते हो। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा कोई समय जरूर आएगा कि जब इसके भी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इसका भी इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा, तो उनके बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन, रिपल्शन होते ही तुरंत चार्ज डेवलप हो गया, और ये क्या फील होने लगेगा, क्या फील होने लगेगा प्यारे बच्चों, देखो ये क्या बताना, देखो इसकी कोशिश समझाने की क्या है, घूम रहेगा रिपल्शन, तो मतलब कहने का इसके मतलब इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहा है कि ओवरऑल देखो कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तब भी उसमें इलेक्ट्रॉन है जिसमें नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज। तो बस ये यही कहना चाह रहा है कि एक का इलेक्ट्रॉन एक के न्यूक्लियस को पार्शियली अपनी तरफ खींच लेगा, है ना।
वो क्यों खींच, ऐसा बहुत रैंडम एक आध टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि खींच लेगा पूरा परमानेंट बॉन्ड बनने वाला, ऐसा नहीं। मैंने क्या बोला, एक ऐसा समय आएगा कि दो नॉन पोलर के बीच में भी ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी और उनके बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी। बस सिंपली बेसिक में जान लो, तुम्हारा काम तो यहीं से चल जाना है, इनको चारों टाइप्स और एग्जांपल्स तुम्हें दिमाग में रह जाएं। रह क्या जाए, आयन डाइपोल, एक आयन एक डाइपोल लिख देना ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर पढ़े हो तो तुम्हें ढेर सारे आयन ढेर सारे डाइपोल के एग्जांपल अपने आप दिमाग में लिख के खाली हो जाना, डोंट वरी। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है सर, लंदन बोर्ड डिस्पर्जन फोर्स भी हमने समझ में आ गया। अब जो दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है सर, उसको भी आपने नाम दिया है कुछ, क्या नाम है उसका नाम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर आपने अभी शुरू में ही बता दिया। ये वाला बॉन्ड भी आपने प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग में बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है। क्या पढ़ा है कि जब हाइड्रोजन अपने दोनों तरफ किससे जुड़ जाए, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, इनसे जुड़ जाए अपने दोनों तरफ। एक तरफ किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से। और एक तरफ किससे? यही जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एफ एफ दोनों ही रहना जरूरी नहीं, इनमें से किसी एक के साथ, एक तरफ कोवेलेंट बॉन्ड से और एक तरफ यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाए। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें जहां दिखे समझ लेना ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। ये एच एक तरफ, इन्हीं तीनों में से एक तरफ जुड़ा हो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से और एक तरफ डॉट डॉट करके बॉन्ड बने हो, तो समझ लेना ये कौन सा बॉन्ड है। ये डॉट डॉट करके जो रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। तो और एबनॉर्मली क्या होता है, एक्सेप्शनली क्या है कि जिन भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा कि H2O क्या होता है? लिक्विड। लेकिन इसी के जस्ट नीचे एलिमेंट है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे ग्रुप वाला एलिमेंट H2S, ये क्या है? गैस। पूछता है ऐसा क्यों? क्योंकि H2O में क्या मिलता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, इसीलिए इनका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं नेचुरली, और ये क्या है? गैस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे मैंने कराए हैं, सो डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे प्यारे बच्चों आपके लिए, चलिए समझिए फिर। तो कह रहा है कि देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके साथ है, कैसे बनता है, ये सब सारी बातें आपके साथ मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो फिलहाल बस इतना जान लो कि ये भी एक तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैं ज्यादा बातें ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं फिर से आपके साथ नहीं करने जा रहा। ठीक है, अपनी मेन कहानी पे आते हैं। ठीक कि सर, अच्छा समझ गए सर, इंटरेक्शन वर्ड आया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को प्रॉपर अपने साथ डिस्कस किया। अब हम फिर से अपने उसी टर्म पे आ गए, क्या? व्हाट इज आइडियल गैस। इस पे आ गए, व्हाट इज आइडियल गैस। तो कहता है आइडियल गैस का मतलब शुरू में भी बताया था, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जब फोर्स ही नहीं है, जब आपस में प्यार ही नहीं, तो दूरी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो कह रहा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर वेरी लार्ज। कह रहा है उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा, और डिस्टेंस लार्ज है इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? नेग्लिजिबल। या आप कह सकते हो नेग्लिजिबल था इसलिए डिस्टेंस लार्ज है, पहले भी बता चुका हूं। तो आइडियल गैसेस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इसी वजह से प्यार नहीं होता, इसी वजह से उनके बीच में दूरी क्या होती है? बहुत ज्यादा। ठीक है, हाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरा कह रहा है चूंकि ये कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है, तो इसलिए जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। क्योंकि आप कंटेनर में इनको कहीं, मैंने क्या बोला, कितने भी बड़े कंटेनर में रख दो, ये सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। खुद का वॉल्यूम बहुत कम है। मतलब मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, आपने नोटिस करो ना, 1 लीटर गैस को, या आप सोचो ना इतना बड़ा रूम होता है, वॉल्यूम अच्छा खासा, आप एक स्प्रे मारते हो बस डिओड्रेंट का या परफ्यूम का, पूरे रूम में ऑक्युपाई कर लेता है। बिकॉज ऑफ गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो सारी स्पेस को क्या कर लेते हैं? ऑक्युपाई कर लेते हैं, है ना। तो कह रहा है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, वो नेग्लिजिबल होंगे इन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये आइडियल गैसेस के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स देखो मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये याद रखिएगा आइडियल गैसेस के बारे में कुछ बातें, कि पहला क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा। दूसरा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट।
तीसरा कह रहा है कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने अभी जैसे पढ़ा, वो हमेशा रैंडम मोशन करते रहते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल क्या, मैटर कोई भी मैटर हो, उसके मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। हाँ, गैसेस वाले थोड़े ज्यादा ही भाग रहे हैं, है ना। दे आर गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है, दे आर कंटिन्यूअस इन रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन में कर रहे हैं तो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, तो कोलाइड होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से कोलाइड होंगे, और जिस भी कंटेनर रखे गए हैं वहां भी तो, जैसे मान लो ये यहाँ से भाग रहा है, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स टकराए, यहाँ से टकराया, यहाँ से टकराया, फिर वॉल से भी टकरा गया, तो वही यही बात बोल रहे हैं, है ना, कि द मॉलिक्यूल्स कीप कोलाइडिंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आल्सो। इसी को क्या बोलते हैं, इसी मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट। क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोमेंट। रॉबर्ट ब्राउनी ने बोला था, इसलिए ब्राउनियन रिस्पेक्ट में बोलते हैं ब्राउनियन मोमेंट, ठीक है। और ये जो इनके बीच में कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। कैसा कोलिजन है, द कोलिजन आर इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन आप जानते हो, इतनी बेसिक सी फिजिक्स का टर्म है, आप जानते हो इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है, जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एनर्जी का भी और मोमेंटम का भी, है ना, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कह रहा है द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द गैस। और कह रहा है कि जो नॉर्मल गैसेस के मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, उन पे लॉज जो लगते हैं, है ना, वो अप्लाई इस पे भी होता है। आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना कि कौन सा क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोल रहा है, वही समझाने की कोशिश कर रहा है आपको। इलास्टिक वाले को आप कैसे समझोगे, है ना, कि एनर्जी और मोमेंटम का कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ठीक, अरे क्लासिकल मैकेनिक्स देखो, इसलिए हिंट कर दिया गया, न्यूटन लॉज ऑफ क्लासिकल जो मैकेनिक्स है, न्यूटन के लॉ है, वो अप्लाई होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स पे भी, ऐसा नहीं कि नहीं अप्लाई होते, ठीक है। फिर से सोच लो, आइडियल गैसेस के लिए पहला पॉइंट क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मैक्सिमम। दूसरा पॉइंट क्या था, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तीसरा क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कंटीन्यूअस एंड रैंडम मोशन, हमेशा भागते रहते हैं सर। इनके बीच में कोलिजन होता है और वॉल ऑफ द कंटेनर में भी कोलिजन होता रहता है सर। ये जो कोलिजन का नेचर वो कैसा है, इलास्टिक इन नेचर है सर। और ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो मैकेनिक्स के लॉ हैं न्यूटन वाले, वो सब मानते हैं, ठीक। अरे और बाकी जो बेसिक बातें हैं गैसेस को लेकर, वो तो आप जानते ही हो। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि गैसेस के बारे में पॉइंट, तो आप नहीं बता दोगे। ये सब गैसेस, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंडेफिनिट। भाई जिस भी कंटेनर में रख दो, वो उसी हिसाब से हो जाता है ना, इनका स्ट्रक्चर अपना पर्टिकुलर नहीं होता। शेप इंडेफिनिट है, मास डेफिनिट है, वॉल्यूम डेफिनिट है ना। इनमें प्रॉपर्टीज किसकी होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। गैसेस में किसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ऑफ द डिफ्यूजन। गैसेस कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिफ्यूजन मतलब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहां भाग जाते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की। ये मूव करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन। तो गैसेस के मॉलिक्यूल डिफ्यूजन भी शो करते हैं, ठीक। इनके लिए और बात मैं कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं, इनको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, मतलब ये कंप्रेसिबिलिटी भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं प्यारे बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब, कंप्रेस मतलब गैसेस का मॉलिक्यूल है तो आपने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को कम कर दिया। कंप्रेस करना मतलब टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। तो गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेसिबिलिटी भी शो करते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें रैंडम मैंने आपको बताई, आप जानते भी हो। मैं सिर्फ आपके लिए इकट्ठा कर रहा हूँ पॉइंट्स, कि कभी आ जाए कि लिखो चलो गैसेस के लिए जंक्शन, तो आपके पास बातें हो लिखने के लिए, है ना। गैसेस के बारे में, आइडियल गैसेस के बारे में भी मैंने 6 पॉइंट बताया, तो आपके पास कुछ पॉइंट्स हो, ठीक। क्लियर, बढ़ जाऊं आगे, चलो। अब आपने किसी गैस को रखा है, किसी कंटेनर में रखा है, किसी बीकर में रखा है, किसी सिलेंडर में रखा है, तो आप नोटिस करो, अगर कोई गैस भरी होती है किसी सिलेंडर में, तो उस पर लिखा होता है कि इतने टेम्परेचर पे भरी है, इसके अंदर इतना प्रेशर है और इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है और इतना अमाउंट है। इसका मतलब अगर गैसेस के बारे में बात करनी है, तो हमें प्रेशर के बारे में जानना होगा, वॉल्यूम के बारे में जानना होगा, टेम्परेचर के बारे में जानना होगा, और अमाउंट, अमाउंट केमिस्ट्री में मतलब मोल्स के बारे में जानना। मैं देखो तुम्हें बहुत सिंपल लहजे में समझा रहा हूँ, है ना। अगर मुझे गैस के बारे में बताना हो,
तो मैं यही तो बताऊंगा कि एक गैस है, इतने वॉल्यूम है उसका, इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे फिल हुई है इस कंटेनर में या इस सिलेंडर में, और इतना उसका वो है अमाउंट, मोल्स। ठीक है, तो इन्हीं को पता है क्या बोलते हैं, गैसेस वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, गैसेस वेरिएबल्स। आप इनमें से किसी में भी चेंज करोगे तो बाकी चीजें चेंज होने लगती हैं। जैसे मान लो इस रूम, जहां भी आप बैठे हो उसमें कोई गैस रखी हुई है, अब रूम को चारों तरफ से गर्म किया जाए, हीट किया जाए, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा तेज कोलाइड होने लगेगा। तो उसके देखो ज्यादा तेज कोलाइड होने लगेगा, ज्यादा तेज कोलाइड होने लगे तो क्या होगा भाई, बॉल ऑफ द कंटेनर में ज्यादा धक्का मारेगा तो ज्यादा प्रेशर फील होगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज होगा। अगर फ्रिक्शनलेस उस पर प्रेशर रखा हुआ है तो वो हो सकता है उठा भी दे। जैसे याद करो ढक्कन, चाय बनाते समय फ्राई पैन में उस पर आप ढक के रखते हो, लिड लिड से ढक देते हो, लेकिन जब हीट लेने के बाद मॉलिक्यूल्स ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेपोराइज होने लगते हैं तो ढक्कन देखो हिलने डुलने लगता है, गिरने लगता है, उठ जाता है ना। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने टेम्परेचर में चेंज किया तो प्रेशर में भी चेंज होगा, वॉल्यूम में भी चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज होने लगते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैसेस वेरिएबल्स। गैसेस वेरिएबल्स का मतलब जिनमें गैसेस की प्रॉपर्टीज वेरीज करती हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं गैसेस वेरिएबल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ूं आगे। कौन कौन से हैं स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैसेस, तो सर आपने बता ही दिया सर। कौन कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ये क्या है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स ऑफ द गैस। अगर आपको किसी गैस की फिजिकल कंडीशन को डिसाइड करना हो तो जो हमें वेरिएबल्स लगते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मान लो स्टेट वन में प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, मोल्स N1। तो जब स्टेट टू में पहुंचेंगे तो मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये चेंज होके 1 1 से क्या हो गया, 2 2 हो गया। तो ये वेरिएबल्स है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब एक साथ चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे मैंने इस बात को ऐड भी किया आपके लिए, नॉट नेसेसरी दैट ऑल द स्टेट वेरिएबल चेंज एट द सेम टाइम। ऐसा जरूरी नहीं कि सब एक साथ चेंज हो जाए, सब एक टाइम पे चेंज हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कौन किसके साथ रिलेट करता है, कैसे चेंज होता है, यही तो हमें आगे इस चैप्टर में धीरे धीरे करके पढ़ना है। तो डोंट वरी, बहुत प्यार से चैप्टर स्टार्ट किया है, पहले समझते चलते हैं एक एक करके, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैसेस में हमने नोटिस किया कि कौन कौन से वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ द गैस या नंबर ऑफ द मोल्स। अब इन्हीं के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हो, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। आपने अगर किसी गैस को कहीं पर रखा हुआ है तो वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करती है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और आप गैसेस के बारे में अच्छे जानते हो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। आप गैस को कितने भी बड़े वॉल्यूम के कंटेनर में रख दो वो सारा ऑक्युपाई कर लेगी। तो अगर आपको गैस का वॉल्यूम निकालना है तो आपको अगर कंटेनर का वॉल्यूम पता है तो समझ लो गैस का वॉल्यूम भी पता है, बिकॉज गैस ऑक्युपाई ऑल द स्पेस। हर जगह किनारे किनारे गैस चली जाएगी बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो पहले जान लो वॉल्यूम की डिफिनेशन क्या है, तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस। और गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाएगी वो सारा स्पेस ऑक्युपाई कर लेगी। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ठीक, अच्छा, अब वॉल्यूम की यूनिट्स क्या क्या है, वॉल्यूम की यूनिट्स है लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसी को हम बोलते हैं सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है, डीएम क्यूब, ये क्या है, मीटर क्यूब। यूनिट्स स्पेशली आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि इस चैप्टर में जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे और अलग अलग यूनिट्स में क्वेश्चन होते हैं तो इट्स पेनफुल, ज्यादा समस्या आ जाती है आपको यूनिट अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान रखिएगा यूनिट्स क्या है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सब यहाँ पे है, आपको समझाना है बस मुझे, मैं बता रहा हूँ सुनिए। वॉल्यूम की यूनिट्स क्या क्या हो गई, सर लीटर भी हो गई, सर एमएल भी हो गई, सर सेंटीमीटर क्यूब भी हो गया, सर डीएम क्यूब भी हो गया और मीटर क्यूब। तो कुछ बेसिक वाला आइडिया आपको पता है, जैसे आप जानते हो कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, है ना, और 1000 ml में 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। इसका मतलब 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब आपस में क्या है, इक्वल है। देखो लिखा है 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, वही सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी। मतलब यहाँ से अभी तक डाटा क्या निकला, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 सीसी, या 1 लीटर और 1 डीएम क्यूब आपको पता है बराबर ही होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 1 लीटर को 1 डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ, है ना, डेसीमीटर क्यूब। 1 डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 सीसी, इक्वल टू 1000 सीसी। और और 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर।
यार बच्चों ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब में क्या होता है, 1000 लीटर। मतलब अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो यही मीटर क्यूब है ना। यार बच्चों ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक, चलो फिर बहुत बढ़िया, दिमाग में आया। वॉल्यूम क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, और उनके बीच में रिलेशन क्या है। बढ़ जा रहा हूँ आगे, दूसरे पे आ रहा हूँ। दूसरा जो वेरिएबल्स है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप क्या पता करते हो कि कोई चीज कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है ना। मतलब टेम्परेचर क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक, ये कहलाता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर की यूनिट तो आप जानते ही हो, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। और बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हो कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। स्पेसिफाई करना है तो 273.15, ना भी लिखो कोई कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकता, डोंट वरी। तो एक रिलेशन केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में ये है। और फ़ारेनहाइट तीसरी यूनिट क्या है, फ़ारेनहाइट, तो उसके बीच में रिलेशन सुन लो। जैसे आप बुखार जब नापते हो ना थर्मामीटर से, तो आपको फ़ारेनहाइट में बताता है कि 99 डिग्री, 99 101 डिग्री। वो डिग्री सेल्सियस नहीं होता, पागल हो जाओगे। डिग्री सेल्सियस तो बॉडी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगे तो मतलब आप समझ लो कि डेड और अलाइव वाला सिस्टम हो गया। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 37 है अपने बॉडी का टेम्परेचर, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगे ना, तो 3 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाए तो फिर समझ लो कि आए राम गए राम वाली कहानी हो सकती है। तो वो जो बोलते हैं ना 103 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट होता है। और फ़ारेनहाइट का रिलेशन क्या है, कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूँ। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा। वैसे वैसे मोस्टली न्यूमेरिकल इसी से लगेंगे, फ़ारेनहाइट को इन्वॉल्व नहीं करता, बट आप जान लो, आपको पता होना चाहिए। अब जब कभी नापे ना इतना फ़ारेनहाइट तो चेंज कर लेना डिग्री सेल्सियस में, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना। तब आपको आइडिया लग जाएगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हेलो, आगे बढ़ जाओ। चलो चेक करना है, मान लो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। मान लो तुम्हारी बॉडी का तुम्हारा मान लो तुमने टेम्परेचर चेक किया और वो कितना आया, मान लो 98 आ गया फ़ारेनहाइट। अब तुम्हें चेक करना है वो कितने डिग्री सेल्सियस में है। तो आप क्या करो, 98 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इंटू 5 कर दूं, कोई दिक्कत, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया, 98 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो गया, 9 प्लस 32, 9 सी प्लस 32 कर देता हूँ, है ना। तो 5 8 40 कैरी हुआ 4, 45 और 4 कितना हुआ 49। इधर से कितना हो गया, -32 इक्वल टू 9c, या c इक्वल टू, ये 490 में से अगर 32 हटा दो तो कितना बचा, 468, नहीं 58, है ना। 58 से हो गया 68, 68 से 78, 78 से 88 और 32 माइनस हो गया और अपन 9। ठीक, हेलो प्यारे बच्चों, ठीक। इसमें भी कुछ मिसिंग हो रहा है, आप ध्यान देना, कुछ सोचा तो जा रहा है। 58 मतलब ये ज्यादा आ रहा है, मतलब डिग्री सेल्सियस 50 आ रहा है, इतना नहीं आया, इम्पॉसिबल है, कुछ सवाल ही नहीं होता। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है मैंने डाटा कैलकुलेट गड़बड़ हो रहा हो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हम लोग फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं ना। लेकिन आप कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लेना, है ना। चलो, तीसरा जो वेरिएबल है वो क्या है, प्रेशर। तीसरा वेरिएबल क्या है, प्रेशर। प्रेशर मतलब क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ा है, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, मतलब फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ द, जहां पे भी गैस रखी हुई हो, कंटेनर, सिलेंडर, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। और प्रेशर की यूनिट्स क्या क्या है भैया, तो प्रेशर की यूनिट्स आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको देखे देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है सर, एटमॉस्फेयर भी होता है सर, एमएम एचजी कॉलम भी होता है सर,
CmHg कॉलम भी होता है सर, बार भी होता है सर, टॉर भी होता है सर। अरे सर बहुत है प्रेशर की यूनिट्स, है ना। तो मोस्टली जो हमें याद रखनी वो ये है कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mmHg, 76 CmHg या 760 टॉर। ये क्या हो गया, या तो 760 टॉर। और एक इंपॉर्टेंट जो बार बार यूज हुआ इस पूरे इसमें कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.01 बार। ठीक, तो ये कुछ रिलेशन है, अपने दिमाग में रख लीजिए, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, ये है वेरिएबल्स जिनमें गैसेस की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। ठीक है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया और टेम्परेचर हो गया। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, गैस लॉज के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, गैस लॉज के बारे में करने वाले हैं। बट समथिंग लिटिल अर्जेंट, सो मैं अभी क्लास को यहीं पे होल्ड करता हूँ, है ना। मैं इसे यहीं पे क्लास को रोक रहा हूँ। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक एक बेसिक बातें जो स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड थी वो आप रिवाइज कर लोगे, और हम लोग मिलेंगे जब नेक्स्ट क्लास में तो एकदम धमाका करेंगे। आप ये याद रखना, तो अगली टर्म पे आपको बहुत आसानी से गैस लॉज हो जाएगा मेरे दिमाग में। इसमें पता है थ्योरी बहुत आसान है, इसमें जो थोड़ा मेहनत लगने वाला है वो न्यूमेरिकल्स नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो, है थोड़ा जल्दी है इसलिए मैं भाग रहा हूँ, लिटिल अर्जेंट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। टेक केयर बच्चों, पढ़ लेना प्लीज।